तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपका आकांक्षा क्लास के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग जो है कक्षा 12 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को पहला चैप्टर जीवों में जनन, इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को अपना लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं। पहले थोड़ा सा इस चैप्टर का महत्व थोड़ा समझ लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो रिसेंट ईयर में जो है इस चैप्टर से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए गए हैं। जैसे आप 2025 में देख सकते हैं 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हैं, 2024 में 2, 2023 में फिर 6 आए थे, 22 में 3 और 21 में 8। यानी कि ये चैप्टर जो है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो थोड़ा सा ध्यान पूर्वक आप लोग देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, चलिए चैप्टर के ऑब्जेक्टिव पर चलते हैं। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन आपका है कि द्विखंडन किसमें पाया जाता है। द्विखंडन किसमें पाया जाता है? तो द्विखंडन का मतलब होता है जब जीवों का शरीर दो दो भागों में टूट करके दो जीवों का निर्माण करता है तो उसे द्विखंडन कहते हैं। तो ये द्विखंडन जो है सो दोनों में पाया जाता है, अमीबा में भी हो सकता है और पैरामीशियम में भी हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, यानी कि ए और बी दोनों। फिर दूसरा है कि सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव संभव है। तो सूक्ष्म प्रजनन जो होता है ये एक अलैंगिक जनन की ही विधि होती है जिसमें अपना लोग उत्तक संवर्धन करते हैं। तो ये अलैंगिक जनन में के साथ अपना लोग चलेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है कि जब संतान की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होता है तब ये क्या कहलाता है। तो संतान की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा जब होता है तो उसे हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। जनन दो प्रकार के होते हैं जिसमें एक को अलैंगिक और दूसरा को लैंगिक कहते हैं। जब एक जनक के द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन। तो इसका आंसर क्या होगा? अलैंगिक जनन। फिर अगला क्वेश्चन है मानव युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। तो मानव के अंदर गुणसूत्रों का संख्या जो है, टोटल गुणसूत्र मानव के कोशिका में कितने होते हैं? 46 होते हैं। और जिस समय में मानव में युग्मक का निर्माण होता है उस समय में एक विभाजन होता है, नाम है अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन। वैसा विभाजन जिसमें गुणसूत्रों का संख्या क्या हो जाता है? आधा हो जाता है, तब जाकर के मानव के युग्मक का निर्माण होता है। तो युग्मक के अंदर मानव के कोशिका में गुणसूत्र कितने हैं? 46। और इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा तब जाकर के युग्मक बनेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि युग्मक में गुणसूत्र का संख्या कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। यानी कि मानव के युग्मकों में गुणसूत्र का संख्या कितना होता है? 23 होता है। फिर अगला है कि अदरक में कायिक प्रबंधन किसके द्वारा होता है। तो अदरक के अंदर कायिक प्रबंधन जो है सो राइजोम के द्वारा होता है। हिंदी में इसी राइजोम को अपना लोग प्रकंद कहते हैं, है ना। तो जो अपना लोग जो भूमिगत तना पढ़ते हैं कि भूमिगत तना के द्वारा जो कायिक जनन होते हैं जिसमें प्रकंद, कंद, सलकंद और घनकंद पढ़ते हैं, उसी में पहला नंबर जो है अदरक जो होते हैं ये राइजोम यानी कि प्रकंद के उदाहरण होते हैं। फिर अगला सवाल पे आते हैं। छठा सवाल कहता है निम्नलिखित में किसके पादप काय अगुणित होते हैं। तो पादप काय जो है शैवाल में भी होता है, कवक और ब्रायोफाइट्स, इन तीनों के जो है सो अगुणित होते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। फिर अगला है कि पादपों में एम्फीबियन उभय स्तनी किससे संबंधित है। तो ये ब्रायोफाइट्स से संबंधित है। ब्रायोफाइट्स को पादप का उभयचर कहा जाता है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? ब्रायोफाइट्स। फिर अगला है निम्नलिखित में से कौन से जंतु उभयलिंगी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये नहीं पूछ रहा है कि उभयलिंगी कौन है, उभयलिंगी नहीं है। तो नहीं है तो घरेलू मक्खी नहीं है, क्योंकि घरेलू मक्खी जो है एक लिंगी जीव होते हैं जिसमें नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं। बाकी फीता, कृमि, केचुआ और जोंक ये द्विलिंगी या उभयलिंगी जीव है जिसमें दोनों नर और मादा दोनों पाए जाते हैं। तो इसीलिए जो है सो क्या होगा इसमें कौन निम्नलिखित में कौन जंतु उभयलिंगी ने है। तो आंसर होगा घरेलू मक्खी। फिर अगला क्वेश्चन है कि मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है। तो मुकुलन के द्वारा जनन इष्ट में होता है। किस में होता है? इष्ट में होता है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका
यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में कि अंडप्रजक है। अंडप्रजक मतलब वैसे प्राणी जो अंडे को, निषेचित अंडे को जन्म देती है उसे अंडप्रजक कहते हैं, और जो निषेचन के पश्चात एक निश्चित समय अवधि के बाद बच्चे को जन्म देती है उसे सजीव प्रजक कहते हैं। तो यहाँ हमसे पूछ रहा है अंडप्रजक कौन है, तो अंडप्रजक का मतलब जो निषेचित अंडे को जन्म देती है। तो यहाँ पर निषेचित अंडे को जन्म देने वाले कौन है, मुर्गी भी अंडे को जन्म देती है, सांप भी और मगरमच्छ भी, इसीलिए आंसर होगा इसका इनमें से सभी, इनमें से सभी। फिर अगला है कि निम्नलिखित में कौन एकलिंगी है, कौन एकलिंगी है, तो एकलिंगी कौन है, तो पपीता एकलिंगी है आपके पास। कि पैरामीशियम में किस प्रकार का विखंडन होता है, तो पैरामीशियम द्विविखंडन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं ट्रांसवर्स और एक को कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल। तो ट्रांसवर्स विखंडन जो होते हैं वो पैरामीशियम में होता है, और लॉन्गिट्यूडनल विखंडन जो होता है वो यूग्लिना में होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा अनुप्रस्थ, और ट्रांसवर्स को ही हिंदी में कहते हैं अनुप्रस्थ द्विखंडन। फिर अगला क्वेश्चन भी चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन जीवन काल में केवल एक बार प्रजनन करता है, तो जीवन काल में केवल एक बार प्रजनन करने वाले जीव कौन है, प्रशांत महासागरीय सामन मछली एवं बांस। वैसे जीव जो केवल एक बार अपने जीवन काल में जो है प्रजनन करता है कौन है, प्रशांत महासागरीय सामन मछली एवं बांस। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन से पौधे में कायिक प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो इसमें से देखिएगा भूअस्तारिका, सलकंद और परकंद, ये तीनों जो है अलैंगिक जनन के ही प्रकार हैं, जिसमें अपना लोग कायिक जनन जो पढ़ते हैं। भूअस्तारिका रनर जो कि घास में पाया जाता है उसके द्वारा उसका विस्तार होता है। सलकंद का उदाहरण अपना लोग पढ़े थे प्याज लहसुन में, परकंद का उदाहरण अदरक में पढ़े थे जिसको राइजोम कहते हैं। तो ये तीनों जो है वानस्पतिक प्रसार के लिए कायिक जनन की विधियां हैं, लेकिन मुकुलन जेम्यूल्स ये जो होते हैं ये स्पॉन्स में पाए जाते हैं जो कि एक जंतु है, तो ये इसका आंसर होगा। फिर अगला है कि साइकस एक लिंगी सराई पौधा है, और दूसरा और कथन कह रहा है इनमें नर एवं मादा संरचना अलग अलग पौधे पे पाया जाता है। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही है, साइकस एक लिंगी सराई भी है और तो एक लिंगी सराई है तो नर और मादा अलग अलग पौधों में होगा। तो एक भी सही है और दो भी सही है, लेकिन एक का जो है सो एक्सप्लेन कौन कर रहा है, दो, इसीलिए जो है इसका आंसर क्या होगा ए, क्योंकि ए नंबर ऑप्शन कहता है दोनों सही है तथा कथन दो कथन एक की सही व्याख्या कर रहा है, जो कि बात सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा ईख या गन्ने की बुआई की जाती है, तो ईख या गन्ने की जो बुआई की जाती है वो तने के टुकड़े के द्वारा किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की समय अवधि है उसको जीवन अवधि या जीवन काल कहते हैं। अगला शब्द है कि बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किसने किया, ये क्वेश्चंस को आप हटा दीजिए क्योंकि इसके कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रजनन अमीबा में अनुकूल परिस्थितियों में होता है, तो अनुकूल परिस्थिति में अमीबा द्विखंडन करता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ट्यूबर द्वारा किसमें कायिक प्रबंधन होता है, तो ट्यूबर यानी कि कंद, और कंद के द्वारा किसमें होता है, तो आलू में होता है। और निम्नलिखित में कौन परिदल पुंज का भाग है, तो इसका आंसर होगा परिदल पत्र। परिदल पुंज क्या होता है थोड़ा सा समझ लीजिए, जो बाह्य दलपुंज और दलपुंज होते हैं उन दोनों को इकट्ठा रूप में जहां पर ये अलग नहीं होते हैं उन्हीं को अपना लोग कहते हैं परिदल पुंज, और परिदल पत्र इसी का भाग होता है। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और आगे के ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं। चलिए चलिए अगला ऑब्जेक्टिव पे चलते हैं अपना लोग। अगला ऑब्जेक्टिव है निम्नलिखित में कौन द्विगुणित संरचना है। द्विगुणित संरचना, द्विगुणित संरचना का मतलब होता है जिसके अंदर गुणसूत्रों का दो सेट पाया जाता है उसी को द्विगुणित संरचना कहते हैं। तो इसका ऑप्शन है अंडाणु। अंडाणु एक युग्मक है, युग्मक है तो उसमें एक सेट होगा, अगुणित होगा। दूसरा है भ्रूणपोष, तो आवृत बीजी पौधों में भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है क्योंकि उसमें 3 सेट गुणसूत्र के पाए जाते हैं। लेकिन तीसरा ऑप्शन देखिए सी युग्मनज है, युग्मनज नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से बनता है। तो नर युग्मक का भी है, नर युग्मक का गुणसूत्र उसमें भी एक सेट होता है यानी कि एन, और मादा युग्मक का गुणसूत्र उसमें भी एक सेट होता है एन, और दोनों में संलयन होता है तब न बनता है युग्मनज। तो ऐसी स्थिति में युग्मनज का गुणसूत्र का संख्या क्या हो जाएगा 2n, यानी कि ये द्विगुणित संरचना होगी।
अगला है मनुष्यों में गुणसूत्रों का, पुरुष में गुणसूत्रों का संख्या कितना होगा? तो मानव में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें से 44 को हम लोग ऑटोसोम्स कहते हैं, और 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं। मादा में समान XX होता है, नर में असमान X और Y होता है। तो अगर यहां पर देखें तो इसका आंसर होगा 44 + XY। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में कौन कीटभक्षी पौधे हैं? कीटभक्षी पौधे ऐसे पौधे को कहा जाता है जो नाइट्रोजन की प्राप्ति के लिए कीटों को खाते हैं। तो ऐसे में इसका ऑप्शन होगा ड्रोसेरा और नेफेंथिस दोनों, यानी कि आंसर जाएगा सी। फिर अगला है, निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी प्राणी है? तो निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी, यानी कि जिसमें नर और मादा दोनों एक में ही रहता है? तो इसका आंसर क्या होगा? केचुआ। क्या होगा? केचुआ। फिर अगला कहता है कि भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? तो भ्रूणपोष वाले बीजों को कहा जाता है एंडोस्पर्मिक। क्या कहा जाता है? एंडोस्पर्मिक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पौधा जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा बबूल। बबूल जो है रेगिस्तानी, जहां पानी बहुत कम मात्रा में रहती है वहां पर पाए जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा पानी को बचाने के लिए बबूल में कांटे निकल आते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? बबूल, क्योंकि बबूल जो होते हैं वो रेगिस्तान वाले इलाकों में पाए जाते हैं। तो ये आंसर होगा। अगला है, युग्मक समानतः किस प्रकार के होते हैं? तो युग्मक के अंदर अभी अभी आपको बताए थे युग्मक अगुणित होते हैं, क्योंकि उसमें गुणसूत्रों का केवल एक सेट पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा हैप्लॉइड। अगुणित हैप्लॉइड अंग्रेजी में इसी को कहते हैं, या एक गुणक भी कह सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस पौधे के प्रजातियों के बीज का उत्पादन असंग जनन के द्वारा होता है? तो इसका आंसर होगा एस्ट्रेसिया एवं घास। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द्विगुणित संरचना है? तो यहाँ पर अंडाणु अगुणित होता है, भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है। यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस है, यहाँ पर युग्मनज लिखा हुआ है, युग्मनज, और यही होगा इसका आंसर। युग्मनज एक द्विगुणित संरचना है। निम्नलिखित में से किसमें जल परागन होता है? तो जल परागन जो है ऐसे पौधों में होता है जो जल के सतह के नीचे डूबे हुए रहते हैं। तो यहाँ पर जलकुंभी और कमल को देखिएगा तो ये जरूर जल में होते हैं, लेकिन ये जल में डूबे नहीं रहते हैं। अतः इसका आंसर क्या होगा? हाइड्रीला। हाइड्रीला जल के अंदर डूबा हुआ रहता है। तो इसका आंसर होगा हाइड्रीला। तो ये आंसर होगा। फिर अगला है, द्विगुणित है। कौन द्विगुणित है? युग्मनज द्विगुणित है। वायु परागित पुष्प समानता कैसे होते हैं? तो वायु परागित पुष्प जो है वो छोटे होते हैं और रंगहीन होते हैं। तो इनका आंसर होगा बी तथा सी दोनों। अगला है, निषेचन क्या है? निषेचन क्या है? तो इसके ऑप्शंस देखिए। निषेचन का मतलब होता है नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन। तो यहाँ पर अंडा और नर न्यूक्लियस का संयोजन दिया हुआ है। बी नंबर में अंडा तथा सेकेंडरी न्यूक्लियस का संयोजन दिया है। सी नंबर में अंडा और सिनर्जीड का संयोजन दिया है। और डी नंबर ऑप्शन भी अपना लोग देख लेते हैं, ये ऊपर वाले पेज में है। इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा अंडा और नर न्यूक्लियस के संलयन को अपना लोग क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे चले। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं अपना लोग। फिर अगला क्वेश्चन है आपका कि एनीमोफिली नामक परागन किसके द्वारा होता है? एनीमोफिली। एनीमोफिली हवा के द्वारा होने वाले परागन को कहा जाता है। एनीमोफिली हवा के द्वारा होने वाले परागन को कहा जाता है। अगला है, मादा जंतु जिसमें मधचक्र होता है। मधचक्र और ऋतुस्राव चक्र। मधचक्र और ऋतुस्राव चक्र 2 प्रकार के चक्र होते हैं, है ना? कितने चक्र होते हैं? 2 प्रकार के चक्र होते हैं। एक को कहते हैं मधचक्र और एक को कहते हैं ऋतुस्राव चक्र, जिसमें कंटिन्यूअस होता है, लगातार होता है। मतलब एक समय के बाद ये अपने आप को दोहराता है, उसे हम लोग कहते हैं ऋतुस्राव चक्र। जो सीजनल होता है उसको कहते हैं मधचक्र। तो मधचक्र किसमें होता है? तो इनमें से बंदर और मनुष्य तो नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर, मादा जंतु जिसमें मधचक्र होता है क्या होगा? गाय में। अगला है आपका क्वेश्चन, इमैस्कुलेशन किससे संबंधित है? इमैस्कुलेशन जो है संकरण के समय में उपयोग किए जाने वाले शब्द है। जब अपना लोग 2 अलग अलग पौधे को संकरित करके एक नया हाइब्रिड पौधा बनाते हैं, उस समय में ये शब्द उपयोग होता है। इमैस्कुलेशन और बैगिंग ये 2 चरण होते हैं। इमैस्कुलेशन का मतलब होता है नर वाले भाग को काट कर हटाने की प्रक्रिया, और बैगिंग का मतलब होता है परागकण के छिड़काव के बाद बटर पेपर या पॉलीथीन से ढकने की प्रक्रिया। तो यहाँ पर है इमैस्कुलेशन किससे संबंधित है? तो आंसर होगा संकरण से, क्योंकि संकरण के समय में नर
भाग को काट कर हटाने की प्रक्रिया इमैस्कुलेशन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि प्याज में प्रबंधन होता है, प्याज में किसके द्वारा होता है? बल्ब के द्वारा। किसके द्वारा होता है? बल्ब के द्वारा होता है। अगला है क्वेश्चन आपका पार्थेनोजेनेसिस शब्द किसके द्वारा निर्माण किया गया? ओवेन नाम था वैज्ञानिक का, इन्होंने ही पार्थोजेनेसिस शब्द को बनाया, मतलब प्रतिपादित किया था। पार्थोजेनेसिस का मतलब होता है जब अनिषेचित अंडे से किसी जीव का निर्माण होता है तो उसे पार्थोजेनेसिस प्रक्रिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, 19 नंबर में है, जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है, जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है तो इसे कहा जाता है, जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है तब इसे कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? यौन द्विरूपता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नर युग्मक अगुणित होते हैं, ठीक है, नर युग्मक अगुणित होते हैं, कोई भी युग्मक रहे अगुणित होते हैं। फिर दूसरा है नर युग्मक के केंद्रक में एन अगुणित गुणसूत्र होते हैं। तो ये बात इसका डिराइव कर रहा है, मतलब विश्लेषण कर रहा है कि नर अगुणित होते हैं, ठीक बात है, लेकिन क्यों अगुणित होते हैं? तो इसका आंसर ये दे रहा है क्योंकि इसमें एन अगुणित गुणसूत्रों होते हैं। तो दोनों कथन सही है और एक जो है, दो जो है सो एक का क्या कर रहा है? व्याख्या कर रहा है। फिर अगला कर रहा है कि लड़कियों की विवाह की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है, सही बात है, लेकिन लड़कों का तो 21 वर्ष दिया गया है, तो इसीलिए ए सही है लेकिन बी क्या है? गलत है। तो ऐसा वाला ऑप्शन कथन सी नंबर ऑप्शन को देखिए, कथन एक सही है परंतु दो क्या है? असत्य है। फिर अगला है नर अगुणित होते हैं, सही बात है। नर युग्मक में 2n गुणसूत्र होते हैं, गलत बात है कि नर युग्मक तो अगुणित होते हैं लेकिन उसमें तो गुणसूत्रों का संख्या n होता है। तो फिर से आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, जो कि कथन एक सही है परंतु कथन दो क्या है? असत्य है। देख लेते हैं कोई और क्वेश्चन है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें नहीं है, ठीक है। और अधिक जो है सो आगे के चैप्टर्स अपना लोग बारी बारी से इसमें चैप्टर्स को करेंगे, तो इसको करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। धन्यवाद।